गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 14 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, आइए फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज में दिया हुआ। सबसे पहला आर्टिकल जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। मणिपुर में जो है ना राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक, अब राष्ट्रपति शासन से ना आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, संविधान में क्या प्रावधान है, इससे जो है ना राज्य के मैकेनिज्म पे क्या प्रभाव पड़ता है, केंद्र सरकार अब किस प्रकार जो है मणिपुर संकट को दूर करेगी, ये तमाम प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आर्टिकल 356। क्या देखेंगे? आर्टिकल 356 क्या होता है। इसे क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। हमारे संविधान में जो है ना 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। एक होता है राज्य स्तर पे जो होते हैं ना इमरजेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। और थर्ड क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356, ठीक है, और 360 और 352। ये तीनों आर्टिकल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। सारे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करता है, ठीक है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल और 352 में नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होता है। देखिए, जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट मिलता है गवर्नर के द्वारा, क्या मिलता है? रिपोर्ट मिलता है गवर्नर के द्वारा। उसमें ये चीज लिखा होता है ना कि अब राज्य की जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार चला सकने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये याद रखेंगे, ये परिभाषा हो गया। मेंस में भी आपको ऐसे ही लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे, देश में अब तक 134 बार जो है ना राष्ट्रपति रूल लग चुका है। सबसे ज्यादा पता कहां लगा है? पंजाब और मणिपुर के मामले में। ये डाटा याद रखिएगा, जब भी इलेक्शन कमीशन से, राष्ट्रपति शासन से आएगा आपको ये सब चीज लिखना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ये आर्टिकल नहीं ले रहे थे लेकिन लेना पड़ रहा है क्योंकि बार बार ये अगर जो टॉपिक न्यूज में आता है उसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे वक्फ विधेयक आपको पता ही है ना, को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना था और इसने जो है ना अपना रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को दिया। अब लोकसभा स्पीकर जो है ना इसको सदन में रखवाएं चर्चा के लिए। तो यही पूछेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या इसके संविधान के बारे में चर्चा है? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये अपना रिपोर्ट किसको देता है? सदन के स्पीकर को देता है और स्पीकर फिर उसको चर्चा के लिए रखवाते हैं। बस इतना ही फैक्ट रखिएगा, स्टेटमेंट बना के पूछना हो तो यही पूछ लेगा आपसे। थर्ड बात करें यहाँ पे, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो LIC बीमा सखी योजना के बारे में बात करेंगे आप, ठीक है। ये ऐड में दिया होता लेकिन मैंने इसको ले लिया। महिला को सशक्त करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो आप ये चीज के बारे में लिखेंगे। LIC में क्या है ना, आपको जो है ना स्टाइपेंड दिया जाएगा और यहाँ पे जो है LIC का आपको एजेंट बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगी? महिलाओं में इंपावरमेंट बढ़ेगा। महिलाएं जो है ना आर्थिक रूप से क्या होगी? आत्मनिर्भर होगी। फिर वो अपने फैसले खुद ले सकेगी, अपने छोटे और बड़े निर्णय के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगी। समझ रहे हैं ना? तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। इसके बाद आइए यहाँ पे, देखिए जो बच्चों का जन्म होता है या अल्प आयु के होते हैं, जिनका जन्म जो है ना समय से पहले हो जाता है, तो उस स्थिति में माँ का दूध जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में उनको दूध जो है नहीं मिलता ना, तो उनकी जो जीवन है काफी जो है यहाँ पे गंभीर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे ना, दिल्ली का जो एम्स है उन्होंने अच्छा एक पहल शुरू किया है, मिल्क बैंक बनाया गया वहां पे। जो महिलाएं स्वेच्छा से दान देना चाहती है, ठीक है, तो इससे जो है ना एक मानव कल्याण के लिए, जो बच्चे जो काफी गंभीर स्थिति में रहते हैं, जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए ये जो है ना जीवन रक्षा का काम करेगा। तो मिल्क बैंक केंद्र का आप नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस केंद्र का नाम क्या रखा गया है? पयोधी, ठीक है। बोलेगा खबरों में रहा पयोधी क्या है, तो आप पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए संस्कृति मंत्रालय तो आपको पता ही, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप देखोगे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। और संस्कृति मंत्रालय न्यूज में इसलिए आ गया ना क्योंकि जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करने का, उसको जीर्णोद्धार करने का, उसको विकास करने का, पर्यटन से जोड़ने का, आर्थिक में सहयोग बढ़ाने का, ये जिम्मेवारी संस्कृति मंत्रालय को दिया जाता है। देखिए संस्कृति मंत्रालय ने एक योजना चला रखा है, अडॉप्ट अ हेरिटेज। इसके तहत क्या होता है, जो निजी कंपनियां होती है, जो एजेंसी होती है ना, वो जो ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं, जो स्मारक होते हैं, उसको क्या करती है? गोद लेती है और उसको जीर्णोद्धार करती है, उसके पुनरुद्धार करती है, वहां पे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराती है, पर्यटन को जोड़ने का प्रयास करती है और हमारे देश में स्मारकों का जो योगदान है अर्थव्यवस्था में, उसकी सुनिश्चित करता है।
इस कारण से न्यूज में आ गया क्योंकि जो भी एजेंसी ने गोद लिया है ना उस इस दिशा में पहल कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस कारण से न्यूज में आ गया है। तो हमारी सरकार ने जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्कीम चला रखा है, तो अडॉप्ट अ हेरिटेज। इसके तहत क्या होती है, जो निजी कंपनियां भागीदार करती है, और जैसे कि आप देखोगे जो यूनेस्को सूची में शामिल है, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, पुराना किला, जंतर मंतर, इन तमाम जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारे इतिहास है, हमारा धरोहर है, उसको प्रिजर्व करने का काम संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। अब हम लोग बात करेंगे, ये कोटेशन है कि लोग स्वतंत्र का बहुत कम उपयोग करते हैं। स्वतंत्रता का कैसे, लोग चिंतन करते ही नहीं, किसी बोलने और बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हमको बोलने की अभिव्यक्ति है, हमको कुछ भी बोलना जाए। आप चिंतन करें ना, इससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह का बात यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो किसानों की मांग है, जब इस आर्टिकल को पढ़ा ना, किसान की मांग को लेकर यहाँ पे आर्टिकल में बात किया गया, ठीक है। किसान की मांग शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है कि आप जो ना 7 या 8 नंबर में दे देगा कि किसानों की मांग क्या है, किसान जो है हाल के दिनों में विरोध इतना तेज क्यों हो गया, आप इस पर टिप्पणी करें। तो किसानों की मांग क्या है, एमएसपी को आप जो ना कानूनी गारंटी दे दीजिए, कर्ज जो है ना उसकी माफी कर दीजिए, माफ कर दीजिए। थर्ड क्या है, जो उसके बाद जो पेंशन योजना है उसको यहाँ पे बात रखा गया है। फिर जो 12 जो सूत्री अन्य मांगे है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो किसानों को मांगों को लेकर आपको बस इतना ध्यान रखना है। एमएसपी क्या है, आगे जो है मैंने टॉपिक लिया है उस पर बात करेंगे। फिर यहाँ पे किसान नेता आपको पता है ना, जगजीत सिंह डल्लेवाल, और ये आमरण अनशन पर थे, इस कारण से जो है ना एमएसपी को लेकर काफी चर्चा भी हो रहा है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भारत और फ्रांस के रिश्ते को लेकर। देखिए भारत और फ्रांस के रिश्ते, अगर हम लोग इतिहास देखें तो किन किन मुद्दों पे फ्रांस जो है ना भारत का साथ दिया है। आप देखोगे यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो परमानेंट मेंबर की जो मांग है उसको लेकर समर्थन करता है फ्रांस। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि, और यहाँ पे एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है यहाँ पे, क्षमता, चीन के बरकस जो भारत की जो क्षमता बढ़ाने में भी जो यहाँ पे फ्रांस ने यहाँ पे मदद किया है। तो 2 चीज याद रखिएगा, इतिहास के बारे में पूछेगा तो भारत और फ्रांस के रिश्ते कैसे हैं, तो आप ये 2 यहाँ पे कोटेशन दीजिएगा कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत को सहयोगी रहा है फ्रांस, ठीक है। यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर है उसमें सहयोगी रहा है फ्रांस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना तो वो भविष्य के कौन से मुद्दे जिसपे जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपको बता दें यहाँ पे ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में जो है ना यहाँ पे प्रयासरत है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है यहाँ पे अब बढ़ रहा है फ्रांस की तरफ से भारत में। साथ ही जलवायु संकट को लेकर जो यहाँ पे पहल की जा रही है, जैसे आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम सुना ही होगा, देखा ही होगा, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। उसके बाद बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नवाचार प्रौद्योगिकी है उसके सहयोग में यहाँ पे भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। साथ ही जो विकसित प्रौद्योगिकी जो वैश्विक हित के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना, उस दिशा में भी भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बात किया गया इस आर्टिकल में, मैंने टिक किया है क्या, हाँ, यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक महाभियोग को लेकर, महाभियोग और कॉलेजियम सिस्टम के बारे में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुद्दा क्यों आ गया है, क्योंकि आप देखोगे ना एक इलाहाबाद का हाईकोर्ट में एक जज हैं मोहन यादव, उनको हटाने की मांग को लेकर यह टॉपिक आ गया है, महाभियोग और कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको बता देना, जजों को अगर हटाना है ना तो कॉलेजियम सिस्टम जो है ना यहाँ पे काम करती है, और जजों को यहाँ पे अगर हटाने के लिए जो है ना महाभियोग जैसी प्रक्रिया को यहाँ पे संलग्न किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, किन्हीं को भी जो संवैधानिक पद पे होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे होते हैं ना, अगर उनको हटाना है तो उनको कॉलेजियम सिस्टम जैसे जो है ना प्रावधानों को यहाँ पे शामिल किया जाता है, जो प्रक्रिया होता है ना उसको शामिल किया जाता है। आपको बता दें हमारे संविधान में आर्टिकल 61, अगर मैं गलत नहीं हो तो आर्टिकल 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है जो राष्ट्रपति के लिए है सिर्फ, ठीक है। लेकिन जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में होते हैं उनको हटाने के लिए इसकी जैसी प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अब तक देश में कितने बार लग गया है राष्ट्रपति शासन, 134 बार। सबसे ज्यादा कहां पे लगा है, तो पंजाब और मणिपुर के केस में आप याद रखेंगे। 2 फैक्ट हो गया, ये सब जो है ना डाटा याद रखिएगा, मेंस में आपको यही सब चीज लिखना होता है। उसके बाद जैसे इसके बाद जो है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो मैंने यहाँ पर टिक करके रखा है, देखिए जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना 356 के तहत,
तो जो राज्य सरकार का जो काम होता है ना वो केंद्र सरकार संभालती है। जो राज्य विधानमंडल में जो भी कार्य होते थे ना अब वो केंद्र जो है संसद में होंगे, लोकसभा में होंगे, ठीक है। बस अपरिवर्तित क्या रहता है, जो चेंजेस नहीं होता है वो जो न्यायालय है ना, हाईकोर्ट, उसका काम परिवर्तन नहीं होता है, वो जज का तस रहता है, वो अपनी काम करते रहेगी। तो इसको ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया तो 2 महीने के अंतर्गत आपको जो है ना लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना होगा साधारण बहुमत से। अगर वो पास कर गया तो 6 महीने तक रहेगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं 6 महीने से अधिक चले राष्ट्रपति शासन तो आपको फिर जो है ना रिन्यू करवाना पड़ेगा सांसद से, याद रखेंगे आप। साथ ही आपको बता दें राष्ट्रपति कभी भी जो है ना इस प्रावधान को हटा सकते हैं, प्रावधान नहीं मतलब राष्ट्रपति शासन को खत्म कर सकते हैं राज्य से। तो इस बार जो है ना शॉर्ट आंसर राइटिंग में भी पूछ सकता है राष्ट्रपति और उनके इमरजेंसी पावर को लेकर। अब आइए महिला एम्पावरमेंट को लेकर। हमारे देश में 543 सीट है लोकसभा में, उसमें मात्र 74 महिला ही है, तो ये बहुत बड़ा चिंता है। अगर आप अन्य देशों में देखोगे ना, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन में, तो वहां पे परसेंटेज महिलाओं का काफी अच्छा है हमारे देश से। ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ, चिंता का विषय है। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं तमाम फैक्ट को। सबसे ज्यादा जो महिलाएं आती है ना वो आती है वेस्ट बंगाल से। अगर हमारे लोकसभा सीट में देखें तो 11 महिला आती है, कहां से, वेस्ट बंगाल से। ये फैक्ट हो गया, क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्या हो गया, 543 सीट में मात्र महिलाएं 74 हैं, ये भी फैक्ट है, डाटा है जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। थर्ड आपको बता दें यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ना एटलस 2024 जारी करती है और इसमें तमाम फैक्ट के बारे में बात किया गया है। उसके बाद बता दें त्रिपुरा और दादरा नगर हवेली ये तमाम यूटी है ना राज्य हैं जहां पे महिलाओं की जो संख्या है सांसद में बढ़ोतरी देखा गया है। फिर हम लोग बात करें जो इसमें परसेंटेज है वोटिंग का, महिलाएं जो है ना 65.78% की है और पुरुष कितना क्या है 65.55। तो आप देख रहे हो ना महिला ज्यादा कर रही है वोटिंग, ये जो है ना उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। आप इसके बारे में बात करोगे, ठीक। और अभी आपको पता ना 1/3 सीट रिजर्वेशन के लिए लोकसभा और विधानसभा में नारी शक्ति वंदना अधिनियम को पास किया गया है। हालांकि उसको लागू नहीं किया गया है, जब नया परिसीमन आयोग होगा, जब नया सेंसस लागू हो जाएगा तब उसको लागू कर दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए टॉपिक को लेना नहीं चाह रहे थे, ये जो तुर्की और पाकिस्तान जो बोल रहा है कि पाकिस्तान को जो है ना बातचीत के माध्यम से कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। भाई कश्मीर कोई मुद्दा है ही नहीं, कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था और अभिन्न अंग रहेगा। यहाँ पे ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल 370 जो है ना पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, बहुत दिन से चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन अब इसकी पूछने जाने की संभावना बढ़ गया क्योंकि न्यूज में आ गया। तो भारत ने बार बार इस बात पर जोर दिया ना कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। 5 अगस्त 2019 ये डेट याद रखिएगा, इस दिन जो है ना आर्टिकल 370 को जो है ना समाप्त कर दिया गया था और जो राज्य में लगे हुए थे जम्मू कश्मीर के को स्पेशल पावर दे रहा था और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस कारण से जो ना भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में खटास आया था, ठीक। ये फैक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए हमारा जो पैसा पे जो है ना किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, तो आपको बता दें डॉलर का इफेक्ट पड़ता है हमारे रुपये पे, ठीक। उसके बाद जो तेल का कीमत है उससे प्रभावित होता है। जो अमेरिकी जो नीतियां हैं वो बोला बैंक वाला, वहां का जो केंद्रीय बैंक है उसकी नीतियां से भी प्रभावित होता है। साथ ही जो इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा निकाल रहे हैं बार बार और कहीं अन्य देशों में लगा रहे हैं, उससे भी हमारा रुपया कमजोर होता है। तो इन तमाम फैक्टरों को आप ध्यान रखेंगे। अफीम वाला एरिया कल बात किया था हमने, इस पे कोल वाला एरिया बात किया था हमने, इस पे ये है नीलगिरी वाला एरिया, इस पे भी बात किया था हमने। ये चेन्नई पोर्ट बीपीएससी ने पूछ लिया इसको लेकर, ये पर्वत को भी लेकर पूछ लिया बीपीएससी ने। ये बांग्लादेश का लोकेशन, मणिपुर का लोकेशन, म्यांमार का लोकेशन याद रखिएगा, किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद। और हाँ अपना फीडबैक दीजिएगा।